ओके, सो हम आरपीए 1951 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल कहाँ तक बताया था? कुछ क्वालिफिकेशंस बता रहे थे ना आरपीए 1951 में। क्वालिफिकेशंस किसके? जो कैंडिडेट के ना, हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन बताया था? हम्म और एक और लोकल गवर्नमेंट वाला पंचायत में। हम्म ठीक है, राइट टू वोट कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? 326 में मेंशन क्या है कि एज जो है ना 18 साल, वो 326 में मेंशन है। 325 क्या कहता है? सफराज। ठीक है, सो अगर सवाल ये आता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफराज कहाँ दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका जवाब होगा 325। और ये दिया जाता है कि राइट टू वोट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, या ये पावर कहाँ से डिराइव की जाती है, राइट, तो वो 326 होगा उसका आंसर। नोटा ऑप्शन बता दिया था, नन ऑफ द अबव। ठीक है, वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम्स में आता है। आप जब बटन दबाते हैं तो एक कागज भी निकल के आती है, उसमें उसमें वो दिखाता है कि आपने कौन सा बटन दबाया है। सो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का एक अपडेटेड वर्जन है। पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को लेके होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो विद टाइम विद इलेक्शन आपने कितना कैसा परफॉर्म किया है, ऑन दैट बेसिस उनको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और एक और फैक्ट लिख लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती किसी पार्टी को। और कोई भी पार्टी अपना नाम या चिन्ह या एड्रेस कुछ भी चेंज कर रहा है तो ईसीआई को इन्फॉर्म करेगा। डी रिकॉग्नाइज अ पार्टी। एक और नई प्रथा शुरू हुई थी, वो ये थी कि 2000 से ऊपर का पॉलिटिकल डोनेशन है तो उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिए जाते हैं। सो ये आया था कि 2000 से ऊपर अगर कोई डोनेशन आपको दे रहा है तो यू हैव टू इन्फॉर्म ईसीआई। प्रोविजंस है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करना होता है हर पार्टी को। जैसे हाँ, और इलेक्शन के बाद कोई भी एमपी जैसे इलेक्ट हो जाता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, उस सीट को लेने से 90 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का पूरा ब्यौरा देना होता है। ठीक है, क्या क्या है उनके पास। आरटीआई इसलिए बोल रही थी क्योंकि हम लोगों के पास ये अधिकार है कि हम अपने कैंडिडेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जाने। ठीक है, कैंडिडेट्स नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन कि अगर किसी ऑफेंस से आप एक्यूज्ड हैं, कोई आपने सज़ा काटी है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, या कोई पेंडिंग केस है, तो ये सब इन्फॉर्म करना उनका धर्म बनता है और हमें हमारा ये अधिकार है जानना। ओके, एक और है, जब न्यूज़ में आप देखते हो एग्जिट पोल्स के बारे में सुनते हो ना, एग्जिट पोल बताते रहते हैं, उसमें ये है कि एग्जिट पोल जब तक इलेक्शन चल रहा है तब तक आप एग्जिट पोल नहीं दिखाओगे। इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है, ये न्यूज़ में भी आपने देखा है। सो ये इस एक्ट के थ्रू, आरपीए एक्ट 1951 के थ्रू इसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? आरपीए तो 120 सेक्शन 126A ये प्रोहिबिट करता है prohibits exit poll
ड्यूरिंग इलेक्शन। पोलिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले तक कोई भी टेलीविजन जो है उस चीज को डिस्प्ले नहीं करेगा, ये भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, पोलिंग खत्म होने से 48 घंटे तक, मतलब इलेक्शन शुरू हो रहा है ना, उसके 48 2 दिन पहले तक आप नहीं दिखाओगे कुछ भी, क्या है कहाँ किस पोल में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां हैं, वो सब आप नहीं दिखा सकते। ये है 126। ये 126 ए में तो एग्जिट पोल बताया है, मना किया गया है। इसके पहले 126 है, उसमें ये है कि 48 घंटे 48 आवर्स बिफोर पोलिंग एंड्स, नो टेलीविजन 48 hours before polling ends, no television, और भी कोई है, और similar apparatus can display information। display और disseminate दो वर्ड्स होते हैं। डिस्प्ले और डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है बांटना, यानी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। और इलेक्शन में जो पैसा खर्च करने का बाउंडेशन है वो भी इस एक्ट के थ्रू है। और इस कॉमेडी की लोकसभा इलेक्शन में जो पैसे खर्च करने की लिमिट है वो है 70 लाख, और असेंबली इलेक्शन में स्टेट्स में है, मतलब ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा है बट फिर भी जान लो क्या है, क्या मजाक है। हाँ, वो है 28 लाख। सो डू यू इमेजिन लोकसभा इलेक्शन में कोई पार्टी 70 लाख में अपना कैंपेनिंग कर लेती होगी? सो ये है एक्सपेंडिचर की लिमिट आरपीए एक्ट के अनुसार। अब करप्ट प्रैक्टिसेस और क्या, एनमिटी, प्रमोटिंग एनमिटी। ठीक है, ये एक्ट में तो लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है या कैंडिडेट्स एनमिटी प्रमोट नहीं करेंगे, यानी दुश्मनी कम्युनिटीज के बीच, रिलीजन के बीच, है ना, एक एक ज्योग्राफी से लेके दूसरी ज्योग्राफी के बीच जो लड़ाई वो करते हैं ना कम्युनिटी के बीच में। ये कहावत सुनी होगी कि शहर में जो है मामला बहुत गर्म है, कम्युनिटीज के बीच में लगता है शायद इलेक्शन सर पे हैं। ये चीज़ एक कहीं कहावत सुनी जाती है ना। ये तो जब इलेक्शन आता है तो कम्युनिटीज के बीच में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आरपीए एक्ट 1951 भी इस चीज़ को लेकर के मेंशन करता है कि ये नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कि कोई भी इंसान ये करते हुए पाया गया, क्या करते हुए, कि रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के नाम पर अगर आप लोगों को भड़का रहे हैं तो आपको सजा दी जा सकती है, और वो सजा का होगा मैक्सिमम 3 साल तक की सजा है। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स पे मना है। जब पोल होने वाला है, मान लो 6 तारीख को पोल होने वाला है, तो 4 तारीख से लेकर के एग्जैक्टली 48 घंटे पहले तक उसके पोल के, यानी 2 दिन पहले तक आप कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि शांति बनी रहे। ओके, सो ये 2 चीज़ें हैं कि आप दंगे अंगे नहीं भड़काएं। करप्ट प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जितने भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर प्रॉपर
सजा और या फिर केस सब कुछ चलेगा और बहुत स्ट्रिक्ट होता है इसका। ब्राइबरी नहीं दे सकते, है ना, किसी भी किस्म की ब्राइबरी, है ना, एक 500 की बोतल भी नहीं दे सकते या 100 रुपए का, ये सब ब्राइबरी में ही आएगा, ठीक है। इलेक्शन के जस्ट पहले आप लोगों को बांट रहे हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये होता है कि इनडायरेक्टली, वो आपने सुना है मसल पावर, है ना। सो मसल पावर में आप लोगों को डराते हो, मतलब बिना कुछ किए आप उनको एक तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस, हाँ, इन्फ्लुएंस करना, उसको इंटिमिडेट करना कि भाई तुम्हें पता है किसको वोट देना है इस क्षेत्र में, है ना, नहीं दिया तो क्या होगा, वैसा वाला, ठीक है। या फिर किसी कैंडिडेट के बारे में आप गलत चीजें पब्लिश कर रहे हो, है ना, उसकी रेपुटेशन को मलाइन करने को लेकर के, कि उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन आप फैला रहे हो, तो वो भी इसी में आ जाएगा, करप्ट प्रैक्टिसेस में। और क्या, सती, 102 ऑफ आरपीए 1951, इलेक्शन इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस पे है ये 102, कि अगर वोट्स की इक्वालिटी है तब क्या किया जाएगा, प्रोसीजर इन केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। हम्म, हम्म, क्या, नहीं सुन रहा है, हाँ, 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 तो वो देखते हैं, वो इसलिए बैठते हैं, वो चेक करने के लिए कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हो रहा है कि नहीं, इसके लिए बैठाया जाता है। काउंट कर लेते नहीं करते, बट वो इस उसका, अब वो देखो, अब आपका शैतान दिमाग कहाँ तक जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो इसलिए किया जाता है, हर एक पार्टी के कैंडिडेट को, एक को कैंडिडेट नहीं, कोई मेंबर को बिठा दिया जाता है कि एक दूसरे को ऊपर एक चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम यहाँ पे इस तरीके से अपनाया जाता है कि कोई किसी पे हावी ना हो, आप सब एक एक जगह लोग, एक एक लोग बैठे हुए हैं, आप देखो कि सब कुछ फ्री एंड फेयर हो रहा है, इसलिए किया जाता है। बाकी वो चीजें तो हैं ही, अब वो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मोर और लेस चीजें काफी फेयर हो जाती हैं। अह, और इसमें क्या पढ़ाया जा सकता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये सवाल बहुत आता है यूपीएससी में, कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पे डिबेट बहुत सालों से चल रहा है कि स्टेट फंड करे इलेक्शंस को, और बहुत सारी कमिटीज ने उस पर सजेस्ट भी किया है, लेकिन ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कमिटीज हैं, ये कभी कभी सवाल आ जाता है। इन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस लिख लो। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का पर्पस क्या है, ये बार बार डिबेट में क्यों आता है, ये इसलिए आता है to minimize the role of money in elections. To minimize the role of money in elections. First of all, why do we need to minimize the role of money in elections? क्योंकि तीन प्रॉब्लम है, मसल पावर, ठीक है, मनी पावर, ये जो दो पावर्स हैं, या तो आप मनी के थ्रू करप्ट प्रैक्टिसेस करते हो या फिर मसल पावर के थ्रू करते हो, ठीक है। सो जब मनी का रोल ही खत्म हो जाएगा, सो वो जो डोनेशंस के इश्यूज हैं, इलीगल डोनेशंस हो रहे हैं या फिर एक्सेस मनी खर्च हो रही है, ठीक है, और इलीगल डोनेशंस वो होते हैं, वो क्या होते हैं, जो देश के बड़े बिजनेसमैन होते हैं वही देते हैं, है ना, अब उनको देना ही पड़ता, उनकी मजबूरी है देना है। अब जब वो इधर पैसे दे रहे हैं, तो जब वो सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है वो फेवर भी लेंगे, ठीक है, कि हमने दिया था इतना पैसा, तो ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है करप्शन का, है ना। सो इस वजह से ये ज़रूरी है कि मनी का जो रोल है स्टेट फंडिंग, स्टेट इलेक्शंस में, वो कम से कम हो। सो इसमें पहली कमेटी है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी।
ये जो चार नाम मैं लूंगी, ये चारों ने ये सजेस्ट किया है कि स्टेट फंडिंग को लाना चाहिए इलेक्शन में। उस इंद्रजीत गुप्ता कमिटी 1998, ब्रैकेट में लिख लो 1998, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी 1998। दूसरा है लॉ कमीशन रिपोर्ट, लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999। लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999। तीसरा है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको ये वाला कमीशन मैंने NCRWC मैंने एक और टॉपिक पढ़ाते वक्त आपसे ये मेंशन किया था, याद है? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट कैसा, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001। चौथा है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इन चारों में यही बातें रिपीट की गई हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को लाना चाहिए। उससे क्या होगा? रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन ऑफ मनी, कितना मनी आप स्पेंड कर रहे हो इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो जब रेगुलेशन आता है तो मॉनिटरिंग आती, ये मैं बताती हूँ, एक बार ये लिख लो। फोर्थ, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ब्रैकेट में लिख लो 2008। अब देखो यहाँ पर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन क्यों चाहिए? कि पैसे का जो रोल है वो कम करना है। और पैसे का रोल कम करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एक विशियस साइकिल, विशियस साइकिल उसको बोलते हैं, वो जो नहीं आपने देखा होगा कई मूवी में, है ना? आप ऊपर से देखते हो उसका कोई अंत नहीं दिखता है ना? सो दैट इज विशियस साइकिल। सो विशियस साइकिल ऑफ करप्शन उसको वो सिस्टम में लाता है ऐसे कि जब आप उसको स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करोगे, स्टेट फंडिंग की यानी ECI देखेगा, या कोई आप हो सकता अलग बॉडी बनाओ जो इस चीज को मॉनिटर करेगा, ठीक है? तो जब मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग यानी कितना पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, जब मॉनिटरिंग होती है तो रेगुलेशन आता है। रेगुलेशन इन द सिस्टम, जब एक चीज जब रेगुलेट हो जाती है, मॉनिटरिंग हो रही है, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है। और इसी से आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जाती है। वी आर अकाउंटेबल कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका आउटकम क्या निकल रहा है। जब कभी ये सजेशन आए, ये सवाल आए कि ECI
का जो काम है वो कैसा है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है या फिर अभी तक जैसा काम किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसमें क्या क्या इश्यूज हैं और हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो एक चीज़ तो हम, एक तो ये होगा स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, जब कभी सजेशन मांगा जाता है तो दिस तो यू हैव टू मेंशन विद, जो 4 नाम मैंने बताए उसमें से 2 भी याद हो तो 2 लिख दो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे आपको बताया था ईसीआई में, ईसीआई जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका जो जितना एक्सपेंडिचर है वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो जाए, अगर वो नहीं है, ठीक है। चार्ज होता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, कुछ सैलरीज होती हैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है, तो उसमें आपको वोटिंग वोटिंग की जरूरत नहीं होती है, मतलब फिक्स होता है, चार्ज है, उसे निकाल के उसको देना ही देना है, ठीक है। सो ईसीआई में वो नहीं है। सो उस चीज को और ट्रांसपेरेंट लाने के लिए एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज ऑन द सीएफआई, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये एक सजेशन लिखा जा सकता है। सो आप ये लिख दो ईसीआई, नीचे लिखो ईसीआई, इंडिपेंडेंट ईसीआई डैश, इंडिपेंडेंट ईसीआई डैश, to curb the practice, curb CURB, to curb the practice of bureaucratization, to curb the practice of bureaucratization of politics, ये वर्ड यहाँ पे लिख दिया, to curb the practice of bureaucratization of politics and to secure independence, its independence, bureaucratization of politics and to secure its independence, comma, its expenditure should be charged on the consolidated fund of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब समझ में आ गया ना जो भी बताया। अब एक और चीज है, अब जैसे आपने एग्जिट पोल में एक लिमिटेशन लगाई है ना, कि 48 वो इलेक्शन जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, ऐसा होता है ना कि 3 फेज में हो रहा है इलेक्शन, 4 फेज में हो रहा है इलेक्शन, ठीक है, इस पोल में खत्म हो गया इलेक्शन, इस पोल में चल रहा है अभी। सो ये वाली जो चीजें हैं ना, तो जब सब जगह पूरा बंद हो जाए उसके बाद ही आप एग्जिट पोल दोगे, ये रिस्ट्रिक्शन तो आपने दे दिया है 126 में, ठीक है। इसके साथ एक सजेशन ये हो सकता है, ओपिनियन पोल के बारे में सुना है, जब इलेक्शन आने चल रहा होता है उसके महीने भर पहले से ही एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल है जो कि बहुत एक्टिव है, वो हर स्टेट में जा करके, अयोध्या जा करके, बनारस जा करके, वहाँ पे स्टेज अपना क्रिएट करके, है ना, हर पार्टी के लोगों को बिठा करके फिर एक ओपिनियन पोल क्रिएट करते हैं, ऐसा माहौल कि उसमें कि हवा किधर जा रही है ना, इलेक्शन की हवा किधर जाए, राइट राइट। सो ओपिनियन पोल वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इस पे अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस पे भी रिस्ट्रिक्शन हो, उससे क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है कि जब इलेक्शन चल रहा हो, आपने ओपिनियन पोल क्रिएट किया, हर शहर शहर जाके, जिस भी स्टेट में हो रहा है, यूपी में मान लो हो रहा है, आप शहर शहर गए और आपने पता किया कि भाई बनारस में हवा इस पार्टी की तरफ चल रही है, आगरा में हवा इस पार्टी की तरफ चल रही है। सो उसमें क्या होता है ना कि यार आगरा में हवा जो चल रही है, मान लो 60% लोग एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ है, बाकी 40% हो सकता नहीं हो। सो अब वो 40% में माइनॉरिटी आ गया है ना, कि वो उनकी हवा नहीं है उस तरफ, है ना, उनका एक पर्टिकुलर या तो कास्ट होता है जनरली, या रिलीजन होगा, है ना। सो वो एक इशारे से बता दिया जाता है ओपिनियन पोल में कि हवा किधर बह रही है, ये कम्युनिटी का इस तरफ है रुझान, या इस रिलीजन का इस तरफ है। तो उससे जिस रिलीजन का उस तरफ नहीं है, यानी जो माइनॉरिटी में है या जो कास्ट माइनॉरिटी में जा रही है, उसके मन में डर बैठ सकता है ना, और फिर जो मसल पावर वाले पॉलिटिशियंस हैं वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो इन अ वे वो भी एक रिस्क क्रिएट करता है। सो जैसे आपने एग्जिट पोल में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो एक सजेशन आपकी तरफ से ये हो सकता है कि आप ओपिनियन पोल में भी रेगुलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओपिनियन पोल्स।
नहीं, वो रेगुलेटेड रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन के आगे रेगुलेटेड लिख दो। जब आप रेगुलेटेड रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर रहे हो किसी चीज पे, है ना। आप उस रिस्ट्रिक्शन को ऐसे लगा रहे हो रेगुलेशन के साथ, यानी आप इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करो। मीडिया का काम है इंफॉर्मेशन देना सबको, ठीक है, इन्फॉर्म करना, अवेयर करना, आप करो। लेकिन ऐसी चीज इस तरीके से आप पेश नहीं करेंगे कि उससे जो है पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने के चांसेस हो। गेटिंग इट? दोनों में फर्क है ना ऑन ओपिनियन पोल्स। एक और चैलेंज है, यानी क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अब इलेक्शन का टाइम आ गया, तो जो रूलिंग पार्टी है यानी जो गवर्नमेंट है, अब जाहिर सी बात है जो हमारी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उनके तो सरकार वो है जो अभी चल रही है, ठीक है। सो सारी ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है, सारा पावर एग्जीक्यूटिव का उनके हाथ में है। तो देर आर चांसेस एंड इट एक्चुअली हैपन्स कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो रूलिंग पार्टी का, क्योंकि पावर उनके हाथ में है ना, तो उनका साथ देती है। सो इन अ वे जो ऑफिशियल मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग में बाय रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। रूलिंग पार्टी, देखो रूलिंग पार्टी है, अभी जो सरकार चल रही है, ठीक है, उसके हाथ में पूरी सत्ता है, पूरा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, जो भी वो कहेंगे वो होगा। अब एग्जाम्पल इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग चाहिए, यहाँ पे तो आपने लिख लिया 70 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो सरकार ऑलरेडी बनी हुई है, अगले साल वो भी तो चुनाव में आएगी, है ना, उसने भी आना है। सो इलेक्शन कैंपेन में ये जो पैसा खर्च हो रहा है वो तो अलग है, लेकिन जो ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल होता है, यानी आप इधर से कहीं से जा रहे हैं, रैली आपको अटेंड करनी है, तो आपने गवर्नमेंट चॉपर इस्तेमाल कर लिया वहां पे, है ना, अपना जो वो सरकारी है, आप इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हो बट आप सरकारी सारी सुविधा लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो उसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि अभी सरकार तो आपके हाथ में है। गेटिंग इट? This is what I'm saying. So misuse of government machinery, misuse of government machinery. देखो एक और भी चीज है, अब सत्ता बदलती है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो एक पार्टी है वही चली आ रही है। हाँ हाँ, तो लेकिन उसके पहले कोई और पार्टी थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो, ऐसा जरूरी ही नहीं कि वो जीते ही ना, जो सरकार बनी है वही सारा इस्तेमाल कर लेगी और वही वापस आ जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन इन अ वे वो इस्तेमाल तो करती है ना, मिसयूज तो कर रही है। सो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, डैश कर ले, लिख लो, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। Unfair advantage to the ruling party. Misuse of official machinery, which means or that gives an unfair advantage to the ruling party at the time of election, at the time of elections. Full stop. It gives unfair advantage to ruling party at the time of elections. Full stop. RPA 1951 lacks clear guidelines and provisions regarding this issue. RPA Act 1951 lacks, LACKS, lacks clear guidelines and provisions regarding this issue. ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद, कुछ और चीज़ें बतानी है एक बार वो बता देते हैं कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी ज़रूरी है। वैसे अब नहीं आता वो कि नेशनल पार्टी का जो स्टेटस दिया जाता है ना, समझ में आ रहा है?
क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस, स्टेट पार्टी का स्टेटस जब मिलता है, सारी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होती, ठीक है, कुछ पार्टी स्टेट पार्टी भी होती है। सो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है। आह, फालतू है यार, काफी बड़ा सा है, पर चलो ठीक है, एक बार बता देती हूँ। नेशनल पार्टी के लिए क्या चाहिए कि द पार्टी मस्ट विन 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। 3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि 3 अलग लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और 3 अलग अलग स्टेट्स में से 3 अलग अलग स्टेट से आपको 2% सीट्स जीतनी है, ठीक है। एक क्राइटेरिया तो ये है लोकसभा इलेक्शन में। 2% होने चाहिए आपके सीट्स, मतलब आपकी पार्टी की सीट्स 2% होनी चाहिए 3 अलग अलग स्टेट से। ये जितनी भी हो रही हैं, जितने भी जीत रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी कितना जीत रही है, 2% आउट ऑफ टोटल जितना भी है, ठीक है। अब क्या है दूसरा, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 6% ऑफ वोट्स, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में 6% से ज्यादा वोट्स आपको मिलने होने चाहिए असेंबली इलेक्शंस में या लोकसभा इलेक्शंस में। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। और क्या है, या 4 लोकसभा सीट्स जीत जाएं तो ये नेशनल पार्टी का स्टेटस आपको मिल जाता है। ये सवाल नहीं पूछेगा कोई, छोड़ो इसको। 4%, 2%, ऐसे याद रखना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेगा। 4% चाहिए, 2% चाहिए। वो मैंने बता दिया था कि 2 साल से ज्यादा के आपकी कन्विक्शन है तो हाँ। हम्म हम्म और उसके 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है तो उसके बाद आप 6 साल तक सैक्ड रहेंगे, मतलब 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2 साल तो आपको सजा काटी, 2 साल के बाद आप बाहर निकल के आए, उसके आगे 6 साल तक आप नहीं लड़ सकते। टोटल कितना हो गया, 8 साल। और अगर आप बेल पे बाहर भी हैं तब भी आप नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना उसमें और क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसी दिन से हो जाती है जिस दिन आपकी सजा पे मुहर लगी है, ठीक है, जिस दिन जजमेंट आया। सो वी आर डन विद आरपीए एक्ट। कितना दिखाना जरा, क्या क्या लिखा है इसमें। 1950 में, चलो ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें एक चीज़ वो ऐड कर देना कि 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, और 2026 का जब सेंसस होगा उसके बाद अपडेट होगा, ये चीज़ लिख लेना। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक क्या था आज का, स्टेट्स कर लेते हैं, ठीक है, सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टेट्स। क्या, हाँ, 1950 दो एक्ट है। 1950 वाला, उसमें क्या क्या है, बिना देखे बताओ, एक बार सोच के बताओ बिना देखे। अभी 1951 तो हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो 1950 में क्या था, बिना देखे बताओ, सोचो थोड़ा दिमाग में। एलोकेशन ऑफ सीट्स, या हम्म 51 में है। देखो, ये याद रखो कि 50 में वो है कि जब इलेक्शन की हम बेसिक तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, सीट्स को एलोकेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिट कर रहे हैं, है ना, ये वाली चीजें, इलेक्टोरल रोल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा वाला हो गया, हमारा कितने लोग यहाँ पे वोट करने वाले हैं, ये सब तैयार कर रहे हैं, ये बेसिक चीजें
1950 में। नेक्स्ट वाले में जब एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ये मैंने लिखाया था 1951 का इंट्रो में कि 1951 जो है वो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस से डील करता है कि जब फाइनली इलेक्शन का मुद्दा आ रहा है तो उसमें क्या क्या होगा, यानी कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, उनका क्या रोल होगा, प्रैक्टिसेस, करप्शन या फिर एनमिटी आप क्रिएट कर रहे हैं या ये वो सारी चीज़ों के बारे में है। अच्छा, अभी तक में कुछ और पूछना था क्या कि आगे प्रोविजंस टू स्टेट्स बताएं या शुरुआत का कोई टॉपिक है? यू वर सेइंग डीपीएसपी ना? हाँ, क्या वॉशरूम? हाँ, जाओ आराम से आराम से, पैर में। उसकी भी तबीयत खराब है, आशिता की भी तबीयत खराब है। अच्छा, कॉलेज है, ओके। किसमें? ईसीआई में? कि अगर कितने शब्दों में सारा सब कुछ आ जाएगा? देखो सबसे पहले, हाँ, नहीं नहीं, देखो कैसे आपको 150 में उसको कंप्लीट करना है ना? सो सबसे पहले एकदम बेसिक शुरू करना, ईसीआई पार्ट, इस पार्ट में इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है? अब से जहां पे ईसीआई लिखा है उसमें उसका पार्ट भी लिख लो, किस पार्ट में है। पार्ट 15 XV, पार्ट 15 ईसीआई जहां पे लिखा है, नहीं लिखा है क्या? अभी तो लिखा था। बाप रे, या ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जहाँ पे लिखा रही थी, चार्ट नहीं बनवाया था? हाँ, सो उसमें ईसीआई के आगे लिख लो ना, वहीं से तो आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ईसीआई के आगे लिख लो पार्ट 15, आर्टिकल 324 पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर लिखो, ऊपर पार्ट 15। पार्ट 15 में 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। उसकी तबीयत नहीं, वो आवाज नहीं जा रही। हाँ, उसके बाद आप लिखोगे कि उसमें आपने बता दिया आर्टिकल 324 पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ईसीआई इज मेंशन्ड एंड इट हैज पावर टू सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, ठीक है? उसको डील करने का पावर इनके पास है, ये आपने 324 में बता दिया। अब आप इसके बाद उसमें जो चार्ट बनाया उसमें कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे 1+2, हाँ, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अदर कमिश्नर्स होते हैं। हाँ हाँ, यस, 61st अमेंडमेंट एक्ट में तो उम्र बताई गई थी ना, 21 से 18। वो मैंने बताया होगा, आपने बस लिख लिया, उसको ध्यान नहीं दिया क्या है उसमें, ब्रैकेट में लिखो 21 to 18 ईयर्स। 21 से 18 पहुंच गई। अब इसमें ये मत समझ लेना 21 से, या 21 से 18, पहले 21 था, 61st अमेंडमेंट एक्ट में 18 हो गया, कम कर दिया गया। करेंटली व्हाट इज इट, 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है? ये चीज आपने मेंशन कर दी कि ईसीआई में मेंबर्स कितने होते हैं, एक चीफ होते हैं और दो अदर होते हैं। दो अदर कब ऐड हुए ये भी मैंने शायद बताया था, किस ईयर में ऐड हुए। हाँ हाँ हाँ, 61st अमेंडमेंट एक्ट में यही हुआ था। अच्छा, और ईयर ईयर नहीं लिखाया था क्या? मेरे ख्याल से 18, चलो ठीक है, ईयर छोड़ दो, नहीं लिखा तो। हाँ, प्रेसिडेंट में ऐड मोर, हाँ। और क्या है, टेन्योर, टेन्योर अगर ध्यान हो, टेन्योर ध्यान हो तो लिख देना,
टेन्योर नहीं ध्यान हो तो फिर उनके रिमूवल का लिख देना, द रिमूवल प्रोसीजर इज सेम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। 150 शब्द में, अच्छा ये भी छोड़ दो, तो बस इतना लिख दो कि 324 में क्या लिखा है, वो SDC 3 वर्ड्स हैं, वो आप मेंशन कर दो, 61st अमेंडमेंट एक्ट मेंशन कर दो। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ECI का, ठीक है। फिर ECI में ये बता दो, इट मैनेजेस द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड the detailed provisions are given under RPA Act 1950 and RPA Act 1951, ठीक है। ये आपने बता दिया। अब क्योंकि 150 है तो इसमें आप पूरा नहीं लिख सकते, बस उसमें छोटा छोटा कुछ चीजें पॉइंट्स लिख दो कि RPA Act 1950 डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, RPA Act 1951 इट डील्स विद एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इज प्रोवाइड्स फॉर क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, एंड इट ऑल्सो डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑफेंसेस, ठीक है। बस ऐसे करके आपने चार चार, समझ में आ गया ना कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे करके ये इंट्रोडक्शन हो गया बहुत ही शॉर्ट में, इससे सामने वालों को ये भी पता चल रहा है कि यू नो कि दोनों एक्ट में क्या है, ठीक है, आपको क्या पता है। अब केवल इतना ही डायरेक्ट सवाल है तो ठीक है, इसके अलावा UPSC में साथ में एक सेंटेंस और जोड़ देंगे कि या तो वो स्टेट फंडिंग को लेकर होगा, या फिर करप्शन को लेकर होगा, या फिर रिलीजन और कास्ट को लेकर के जो इलेक्शन में जो रोल होता है रिलीजन और कास्ट को, उसको लेके हो सकता है सवाल। सो देन यू हैव टू ऐड ऑन, ओके। हम्म, क्या बंद कर दूं क्या आज? ओके, DPSP बताना था ना। स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स, ठीक है।
तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना? नहीं, हिस्ट्री पढ़ने को मैंने कहा था, पर इसलिए कहा था क्योंकि यू हैव टू रीड 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एक तो आप क्लास में पढ़ के जा रहे हो, एक मैंने एनसीईआरटी पढ़ने को कहा था हिस्ट्री की, उसमें कुछ भी नहीं है, 6th 7th 8th है, ठीक है। सो इसलिए 2 सब्जेक्ट साथ में करने को कहा था। आर यू रीडिंग एनसीईआरटीज? तुम तो नहीं पढ़ रही हो, बता रहा चेहरा। ज्योग्राफी क्यों, जब अभी ये चल रहा है तो? किसने? ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है वो तो ठीक है, पर जो अभी चल रहा है उसको भी तो फिनिश करना होता है ना। क्योंकि अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ में उसको, साथ ही साथ उसको करते जाओ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी? ओके। सो 11th वाली जो है उसी को थोड़ा सा बार बार पढ़ो। आप कह रहे हो कि मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं मान भी रही हूँ उस चीज़ को, बट मैं इस चीज़ पे मुझे पूरा भरोसा है कि अभी आप उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप यहाँ पे भी पढ़ के जा रहे हो और उसको पे खुद से कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद क्या होगा, 15 दिन बाद वो सब साफ हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, 15 दिन बाद सब साफ हो जाएगा। फिर वो चीज़ें नहीं क्लियर आएंगी कि ये बिल इससे जा रहा है तो इससे क्यों जा रहा है, या इसका इससे क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें बहुत माइन्यूट होती हैं, और जब आप साथ साथ उसमें एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका ब्रेन उसमें काम कर रहा है, तभी वो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। तो कोई मतलब ही नहीं होगा। 9th की किसकी, कौन से सब्जेक्ट की? पॉलिटिक्स की? ओके। 9th की पढ़ ली है? हम्म। ठीक है, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि कुछ सवाल आने चाहिए, है ना। जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और निकल के आएंगी। कुछ क्वेश्चंस देखोगे, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस देखो, ठीक है, स्टेट वाले क्वेश्चंस देख लो। ओके। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूपीएससी वाला देखो, आप स्टेट्स के भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, यूपीपीएससी वाला या फिर एमपीपीएससी वाला। ठीक है, दृष्टि आईएएस की जो वेबसाइट है ना, उसमें आप देखोगे ना, उसमें पीवाईक्यू का एक पूरा सेक्शन है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जब तक ये नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। घर में जाके 3 4 घंटे तो पढ़ना ही है ना खुद से, सिर्फ क्लास में पढ़ने से नहीं होगा, है ना। इस चीज़ को क्लियर कर लो, क्लास में पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, घर में भी पढ़ना पड़ेगा खुद से। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डीपीएसपी दिया है, और क्या नहीं दिया है? अच्छा, इस बुक में है। हाँ हाँ, इसमें उतना नहीं, इसमें ये चीज समझा दी होगी कि डीपीएसपी है क्या, है ना, एंड दैट इज इनफ फॉर यू, है ना। वो कितने, मेरे ख्याल से 3 4 पेज तो दिया हुआ है डीपीएसपी के बारे में, कि डीपीएसपी है क्या। तो उसमें उन्होंने वो बता दिया कि दिस इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ओके, दिस इज नॉन जस्टिसेबल, वो सारी चीजें हैं। ये उसमें दिया होगा कि कौन सी गांधीयन पॉलिटिक्स से आती हैं, इंस्पायर्ड है, राइट। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उसमें दी हुई हैं। सो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि डीपीएसपी है क्या। बाकी जब मैं डीपीएसपी पढ़ा रही थी तो मैंने चार्ट में बताया था ना कि इस आर्टिकल के आगे लिख लो कि ये इसका है, कुछ एग्जाम्पल्स ही बताए थे। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे ना, कि इस वाले आर्टिकल से ये कानून बना है। 42 में मैंने बताया था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिखाओ जरा। हाँ, ये डीपीएसपी का नेचर लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, ये रिलेशन भी बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट है। हाँ ठीक है, डीपीएसपी में इतना ही लिखना है आपको, बस एक, मैंने ये बताया था कि एक पेज में इससे ज़्यादा लिखोगे क्या, पूछेगा क्या उसमें वो। इससे ज़्यादा वो ये पूछ सकता है जो पूरे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं,
मैंने कहा था ना एक पेज में लिख लें, हाँ। सो वो जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ये पूछा जा सकता है, जब आप आंसर लिखते हो ना तो आप उसका इस्तेमाल कर लोगे कहीं पे, उसका ऐड कर लोगे। सवाल कैसा आता है डीपीएसपी में? सवाल ऐसा आता है कि एक तो सेंटेंस ये हो जाएगा कि डीपीएसपी हैं क्या, ठीक है, उनका नेचर क्या है, उनका स्कोप क्या है, ठीक है, एक चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का क्या रिलेशन है, क्योंकि दोनों में क्लैश होता है। डीपीएसपी ये है, डीपीएसपी वो गाइडलाइंस है जो सरकार को फॉलो करनी है जब आपने लॉ बनाना है, पॉलिसी बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो सरकार जब उसको फॉलो करती है, सरकार पूरी पब्लिक, लार्जर पब्लिक के पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज लेके आ रही है, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या है? इंडिविजुअल भी है ना। तो कभी कभी ये क्लैश हो जाता है कि सरकार कोई कानून लेके आ रही है, वो लार्जर इंटरेस्ट का सोच के आ रही है, बट किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, किसी पर्टिकुलर जेंडर का, उससे उसके अधिकार किसी तरीके से इन्फ्रिंज हो रहे हैं या वायलेट हो रहे हैं, तो क्लैश हो रहा है। सो इस पे सवाल आ जाता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का रिलेशन क्या है ना। सो इसमें भी हमने बताया था कि इनका रिलेशन जो है वो नहीं चार्ट बनवाया था कि हार्मोनियस रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। हाँ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, हार्मोनियस होने चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के चलने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक रथ है तो उसमें वो लाइन लिखी थी ना सुप्रीम कोर्ट की, टू व्हील्स ऑफ द गोल्डन चैरियट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो दोनों को साथ में चलना, जब दोनों साथ में चलेंगे तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा बहुत? हम्म, ओके, कल कर लें क्या? कल भी नहीं आएगी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं रोकूंगी मैं, इसको तो पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना इन अ वे, जो नहीं आ रहा है वो देख ले। तो मैं भी चाह रही हूँ कि जल्दी से खत्म हो, इट्स वेरी लॉन्ग, काफी लंबे समय से खींचा जा रहा है। सो इसको तो इसको फिनिश करने में लगेगा 371, 371, ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हाँ थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा कि इसमें क्या है, ठीक है। हम्म, डिबेटिंग फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना। डिबेटिंग में ये होता है, कोई भी बिल आती है तो उस पर डिबेट होता है ना पार्लियामेंट में। कोई भी बिल का, जो बाइकेमरलिज्म आपको पढ़ाया गया था, बाइकेमरलिज्म जो हमारे यहाँ सिस्टम है, दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। सो कोई भी बिल आता है, पहले इस हाउस में गया, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई, फिर यहाँ से राज्यसभा में गया, यहाँ पे डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, वोटिंग हुई, है ना। सो यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि इसमें क्या है, लोकसभा से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, राज्यसभा में जो इलेक्टेड हैं, जो नॉमिनेटेड है वो, तो वो सब ये दोनों मिल करके पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि हमने ही चुन करके उनको ऊपर भेजा है, दिस इज द सिस्टम। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही होता है कि कोई भी बिल बने, कोई भी कानून बने, कोई भी नया लॉ बने, कुछ भी बनेगा तो इन दोनों हाउसेस से होके जाएगा, डिबेट और डिस्कशन होगा। इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, कि जहां पे सारे लोगों की साझेदारी है कोई भी नया कानून लाने में, ठीक है। मैं ये कहने वाली थी कि क्या क्या बचा हुआ है, एक तो ये टॉपिक है, ठीक है, दूसरा है लोकल गवर्नमेंट, दूसरा है लोकल गवर्नमेंट, और क्या है, यू आर सेइंग कि डीपीएसपी एक बार और करा दो। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 15 मिनट में समझा दूंगी क्या है डीपीएसपी पास, ठीक है, बशर्ते आपको एक बार वो चैप्टर पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का, ठीक है। और क्या टॉपिक है? उसको कह रही हूँ, उसको डीपीएसपी नहीं समझ में आता, यू ऑल्सो रीड दैट, उसको सबको ही पढ़ना है। तुम लोगों को मैंने ये प्रियम्बल भी नहीं कराया था, ठीक है, ये करा दूंगी प्रियम्बल के साथ ही, GOI। एक्चुअली इसका वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो तुम लोग को समझ में आता है? समझ में आ रहा था वीडियो में? आ गया था ना? ठीक है, तो अगर आ गया था तो उसको स्किप किया जा सकता है। अभी क्या बोलने वाली थी, रिजर्वेशन पढ़ाना है, 15 और 16 के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ाना है ना। ठीक है, मेरी समझ से तो ये टॉपिक है, आप ऐड करवाओ क्या है और।
हाँ हाँ, रोल ऑफ कास्ट कास्ट वो तो डिफरेंट, ये मैं कह रही हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रह गया है उसमें से, रोल ऑफ कास्ट। ठीक है। क्या? एडीआर में ही आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन। ये वाला तो आपका गवर्नेंस वाला हिस्सा है, उसको उसको नहीं, ऊपर का देखो। क्या? पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नमेंट, हाँ ये भी गवर्नेंस का है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये तो उसके लिए है, गवर्नेंस का हिस्सा है। ठीक है। जो यूनिट 1 यूनिट 2 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं मोस्टली, है ना। यूनिट 3 है, इसका भी यूनिट 2 का भी जो रोल ऑफ कास्ट है, ये भी सोसाइटी का हिस्सा आ रहा है, गवर्नेंस का हिस्सा आ रहा है। यूनिट 3 भी गवर्नेंस का हिस्सा है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, ये सब क्या करते हैं। ठीक है, इनको भी कर लेंगे। फिर है अपना इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये मेरे ख्याल से शायद प्रोफेसर करा रहे हैं। अच्छा। एथिक्स का ना, हाँ। नहीं नहीं, अभी वो अभी तो बहुत कुछ आपका बाकी होगा एथिक्स में, तो बहुत बड़ा, इसको स्टॉप कर दो। एथिक्स में तो बहुत कुछ होगा पढ़ाने के लिए, वो आगे किया जाएगा, देखो।